सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विवाद में दिलचस्प दलीलें रखी जा रही हैं। ख़ासतौर से मोनूमेंट को लेकर काफ़ी दलीलें रखी गई हैं और इसी के साथ साथ कलेक्टर को जो इस तरह का अधिकार दिया गया था उसको लेकर काफ़ी दलीलें रखी गई हैं। हालांकि अभी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं यानी केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी जानी हैं। मेरे साथ याचिकाकर्ता डॉक्टर मिराज साहब मौजूद हैं। कलेक्टर को लेकर जिस तरह की दलीलें रखी गई, ख़ासतौर से ये जो कहा गया कि कलेक्टर खुद ही फैसला कर लेगा, तो कलेक्टर खुद ही जज कैसे हो सकता है, ये कैसी दलील है? देखिए, ये जो कलेक्टर वाला मसला है ये शुरुआती दिन से जो है कंट्रोवर्शियल रहा है कि आखिर मान लीजिए कि मेरी एक ज़मीन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब सीजीआई ने कहा कि भाई वक्फ में बड़े विवाद होते हैं, औरंगाबाद में भी मैं देखता हूं, तो हुआ ये कि उसमें एक सवाल ये उठा कि कोई भी पंचायत की ज़मीन हो, किसी की ज़मीन हो, लोग विवाद करते रहते हैं, लेकिन कहीं भी विवाद होता है तो उसमें पहले सुनवाई होती है, फिर उस विवाद का फैसला होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक कंप्लेंट डाली इस वक्फ के खिलाफ, वो वक्फ से ही खत्म हो गई और कलेक्टर के पास चली गई। नहीं, सुनवाई तो कलेक्टर कर सकता है ना, कलेक्टर करेगा, कोर्ट सुनवाई करेगी ना। अगर कलेक्टर तो मशीनरी का व्यक्ति है, अगर मशीनरी कह रही, मान लीजिए सरकार कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है और कलेक्टर के पास वो पावर चला गया, तो कलेक्टर किस दबाव में फैसला करेगा, आप सब जान सकते हैं। तो मसला ये है कि ये वायलेशन हो गया क्लियरली हमारे लॉज का, और इसलिए जो है इसमें ये होना चाहिए कि कलेक्टर का जो अधिकार है वो फौरन वक्फ से खारिज करने के बाद उन्हें नहीं मिलना चाहिए। इसमें कोर्ट में लड़ाई हो सकती है, वक्फ बोर्ड इस बात को डिसाइड कर सकता है, हाई कोर्ट इस बात को डिसाइड कर सकता है, और होती हैं लड़ाइयाँ, लोग करते हैं डिसाइड। दूसरा इशू जो खास तौर से था, मोनूमेंट को लेकर इशू था कि वक्फ यूज़र है, मोनूमेंट में अगर जो है जो आसार कदीमा के कवानीन है उनके तहत अगर उनको रखा जाएगा तो क्या वो वक्फ नहीं रहेगा? क्या ये वक्फ कानून उसको बदल रहा है, और बदल रहा है तो उस पर क्या आपत्ति है आपकी? देखिए, 1908 और 1925 के दो वक्फ एक्ट जो मॉन्यूमेंट एक्ट हैं, अब उसमें हो क्या रहा है कि ये कानून ये कहता है कि जैसे ही अगर मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि फला चीज़ मॉन्यूमेंट है यानी आसार कदीमा की है, तो अब उस पे से फ़ौरन उस प्रॉपर्टी को वक्फ से हटा दिया जाएगा। जबकि जो चीज़ वक्फ है, अब वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ, क्योंकि वो अल्लाह के नाम कर दी किसी ने, तो वक्फ रहेगी। हो सकता है उसको मॉन्यूमेंट भी माना जा सके, उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार यूज़ कर सके, लेकिन वक्फ है तो वक्फ रहेगी। उस पर एक बात और हुई थी कि सीजीआई ने ये कहा था कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उसमें आज भी पूजा हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए मस्जिद है और आपने उसको कह दिया कि वक्फ से खत्म हो गई, तो कल को आपके मंदिर हैं, तो दिल्ली की जामा मस्जिद भी है, वो भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, वहाँ पर भी इबादत हो रही है। लेकिन अब जो कानून आया है, अगर वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है मॉन्यूमेंट हो गई या ये 1908 के थ्रू हम ले रहे हैं अपने कब्जे में, तो वो अब वक्फ नहीं रहेगी, एट द टाइम वो सीज हो जाएगी। इस पर ही हमें आपत्ति है और इस पर जो है बात हुई, और बड़ा हंसते हुए सिब्बल साहब ने कहा कि ये किस तरह का कानून है, ये मुसलमानों को न्याय देगा। तो मसला ये कि देखिए, संवैधानिक उल्लंघन जो है आर्टिकल 25, 26, 27, 14, 15, 16, इन सब का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी कसौटी पे लड़ाई हो रही है कि संविधान में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट है वो जारी रहना चाहिए। बाकी तो वक्फ एक्ट तो आज ज़माने से बना हुआ है, चल रहा है। देखिए, ख़ास बातें यही रही हैं जिनके ऊपर पहले रोक लगा दी गई थी कि वक्फ बाय यूज़र को जो है अभी टच नहीं किया जाएगा, तो वो तो इंतरिम स्टे लागू है। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट बहस हुई है वो यही हुई है कि अगर काउंसिल के अंदर आप जो है 12 मेंबर जो है नॉन मुस्लिम उसमें रख देंगे, तो किस तरह से आप जो है एक रिलीजियस जो मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट बॉडी है आप उसको किस तरह से रन करेंगे। और पहले जहाँ उस बॉडी के अंदर इलेक्टेड लोग हुआ करते थे वो अब जो है नॉमिनेटेड होंगे गवर्नमेंट से, तो वो जो है पूरी तरीके से सरकार की मंशा पर और उसकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। इसी बात को कोर्ट के अंदर रखा गया कि वक्फ बाय यूज़र जो है, जो पुराना एक्ट था उसके अंदर 3R का जो सेक्शन रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि जो पुराने मोनूमेंट हैं, पुरानी वक्फ की जायदादें हैं, मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद है, दूसरी चीज़ें हैं, उनके कहीं कागजात आपको नहीं मिलेंगे, वो कहीं कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं था। क्योंकि पहली बार भारत के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया वो मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 में आया, और उसके बाद मुसलमान वक्फ एक्ट जो है 1923 में आया, लागू किया अंग्रेजी हुकूमत ने। उसके बाद जो है हम फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन देखते हैं 1954 में, और अब 1995 में 2013 के अमेंडमेंट के बाद। तो उसके अंदर ये प्रोविज़न इसीलिए रखा गया था कि जो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी भी तरह से जो है वो वक्फ मानी जाएंगी, क्योंकि वो अपने यूज़ से मानी जाएंगी कि कब से वो यूज़ होती आ रही हैं। इसका प्रोविज़न इसीलिए रखा गया था कि ज़्यादा डिस्प्यूटेड ना हो उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है सिर्फ वर्बली किसी को वक्फ कर दिया है तो उसी वक्फ माना गया उसके अंदर, क्योंकि उसका यूज़ होता आ रहा है। कोई कब्र आज जो दलीलें रखी गई कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और उस पहले इम्पैक्ट होता था कि मुतवल्ली को हटा दिया जाएगा, अब क्या इम्पैक्ट होता है?
देखिए रजिस्ट्रेशन पहले से है, लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि आपको हैरत होगी कि पिछले 50 साल से भारत के अंदर सर्वे नहीं हुआ है, और वक्फ एक्ट ये कहता है कि हर 10 साल के अंदर सर्वे होना चाहिए वक्फ का। तो अगर पिछले सरकार को ये चाहिए था कि अगर सरकार की कोई वो थी तो उसके अंदर सर्वे कराना चाहिए था, बल्कि वक्फ की एविक्शन के लिए वक्फ के ऊपर जो ऑक्यूपेंट हैं, जो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, उसके लिए एक बिल लेकर के गया था बीजेपी भारत सरकार के जरिए पार्लियामेंट के अंदर। 2024 में भारत सरकार ने उसको वापस कर लिया। तो अगर किसी भी तरह की मंशा अगर वक्फ को आज़ाद कराने की, वक्फ को किसी तरह छुड़ाने की थी, तो उस बिल को लॉ बना करके जो अनऑथराइज उसके अंदर काबजीन हो उसको रिमूव करते। जैसे मैं एक लेटर आपको जिक्र करूं, 1973 मार्च 1973 में इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने एक लेटर इशू किया था सारी स्टेट्स को कि वक्फ की जमीनों पर राज्य सरकारों के कब्जे हैं, या तो वो उसे खाली करें या उसका मुआवजा दें या मार्केट रेट से उसका किराया दें, और नहीं देंगे तो उनको वो देंगे। ये लिटरली धमकी थी। इसी लेटर के बारे में मैंने कई बार डिबेट्स में भी उठाया टीवी की। और एक बात बताइए कि इसमें जो है अभी जो बहस हो रही थी उसमें खजुराहो का जिक्र आया, मंदिर मस्जिद का जिक्र आया, चंदे का जिक्र आया। देखिए एक्चुअली मस्जिद के बारे में, क्योंकि वक्फ एक इंस्टीट्यूशन है मस्जिद, उसके बारे में जब कपिल सिब्बल साहब ने बात की तो उन्होंने ये बताया कि मस्जिद जो है, मस्जिद में चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता, और ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता मंदिर की तरह, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसी कंट्रीब्यूशन से या कलेक्शन से जो है उसका मैनेजमेंट रन किया जाता है। तो उसके ऊपर फिर गवई साहब ने, चीफ ने ये बात कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि मंदिरों के अंदर हम देखते हैं, जाते हैं तो वहाँ तो खजुराहो की बात इसलिए आई कि जो जैसे मोनूमेंट है, जामा मस्जिद में प्रेयर हो रही है, तो अगर अभी वक्फ बाय यूज़र को स्टॉप कर लिया जाता है, तो अगर कोई भी एक छोटा सा आदमी भी ऑब्जेक्शन कर देता है वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वहाँ पहले ही दिन से उसे वक्फ ट्रीट नहीं किया जाएगा। एक कलेक्टर उसमें इंक्वायरी करेगा, कलेक्टर लेवल का ऑफिसर। तो आप जो ऑलरेडी सीओ है वो भी उससे बड़ा ऑफिसर हुआ करता है, जो सीओ होता है वो एडीएम लेवल का ऑफिसर होता है। आप उससे इंक्वायरी कराने के बजाय एक लोअर लेवल के ऑफिसर से आप वो करा रहे हैं इंक्वायरी उसके अंदर। चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं कि डीएम के अंडर आप ले जा रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वक्फ ट्राइब्यूनल इसलिए बनाए गए थे, और ट्राइब्यूनल जो है स्पेसिफिकली इसलिए होता है कि कोर्ट्स के ऊपर बर्डन्स ना आए और मुकदमों के, तो ट्राइब्यूनल इसीलिए बना दिए। जैसे सपोज कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, वो इसलिए होते हैं। एक अहम बात यह है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक इशू था, उस पर भी दलील रखी गई। इस पर बुनियादी आपत्ति जो है वो जो याचिका करता है, अर्जी गुजार हैं, उनको क्या है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना क्यों जो है इसमें गलत है? देखिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, और हम तो कहते हैं कि बहुत ही मतलब ऑड है इस बात को समझना। आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कोई आदमी 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? देखिए, क्या कोई अपने आप को अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के बताएगा कि मैंने आज से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, रोज़ा रखना शुरू कर दिया है? क्या ये क्या कॉन्सेप्ट होगा? आप रजिस्ट्रेशन लेंगे उसका, उस दिन से सपोज अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा भी दिया कि मैं आज से मुस्लिम होता हूँ, इस्लाम कबूल करता हूँ, और मैं आज से रजिस्टर हो जाता हूँ, क्या ये गारंटी है कि वो नमाज रोजा उस तरह से प्रैक्टिसिंग करेगा? क्योंकि आप कंडीशन ये लगा रहे हैं कि वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। तो बेसिक पिलर्स जो हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये किस तरीके से आप प्रूव करेंगे? लेकिन जो इस तरह की बहस हुई इसमें तो ये बात भी कही गई कि जो है बिस्तर मर्ग पर हैं, यानी डेथ बेड पर हैं, तो फिर क्या होगा? हाँ, इसी बात को उन्होंने ये बात कहा कपिल सिब्बल साहब ने भी, कि अगर सपोज कोई आदमी बिल्कुल अपने नियर टू डेथ है और लास्ट स्टेज पर अपनी लाइफ की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी शाम को वो ये चाहता है कि वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी पब्लिक उसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए डोनेट कर जाए, वक्फ कर जाए, क्योंकि वक्फ को लोग गलत फहमी में ले रहे हैं। वो एक डोनेशन है, वो एक दान है एक तरह से, और पब्लिक यूज़ के लिए है वो, और वो बेसिकली ना बेची जा सकती, ना उसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता, ना ट्रांसफ़र किया जा सकता। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं कंट्री के अंदर, और बहुत सारे भूमाफिया इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और इस एक्ट के अंदर हम ये सब पूरी तरह से समझ रहे हैं कि उसको लेकर के एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल बनाया गया पूरे देश के अंदर। और वह ज़रूरी भी इस बात का हो जाता है कि ये जो प्रैक्टिसिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई इंसान अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो, क्योंकि आर्टिकल 300A क्लियरली तौर पर उसको पूरा ये राइट देता है कि वो प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से, चाहे वो दान करे या कुछ भी करे, और मुस्लिम लॉ के अंदर आप सब जानते हैं कि 1/3 से ज़्यादा तो विरासत वैसे भी नहीं कर सकता। इस्लाम का कॉन्सेप्ट सीधा शरीयत का कॉन्सेप्ट है। तो आप तो ऑलरेडी वहाँ पर प्रोविजन है ये कि घर वालों की मर्जी के बगैर जो है पूरी तरह से दान कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर सपोज कोई करना चाहता है लास्ट स्टेज में, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं? ये सीधा सीधा वायलेशन है। बात करने के लिए देखिए 2 घंटे तक जो है लंबी बहस होनी है, अभी 1.25 घंटे की बहस हो चुकी है, और कपिल सिब्बल लगातार दलीलें रख रहे हैं। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि ये वक्फ संपत्ति है, वो कह रहे हैं मेरी संपत्ति है और ये सरकार की संपत्ति नहीं है, और ऐसे में
उन संपत्ति का क्या करना है ये फैसला मेरा होना चाहिए। दलीलें फिलहाल जारी हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।